राधिका की नई नई शादी हुई थी, लेकिन सुहाग रात के अगले दिन ही उसका पति विदेश चला गया। शादी के पहले मैंने कितने अच्छे सपने देख रखे थे। मैंने सोचा था अरुण मुझे हनीमून पर ले जाएगा, हम लोग विदेश घूमने जाएंगे, लेकिन खुद अकेले ही विदेश चले गए। तभी वहाँ पर राधिका का ससुर आ गया। क्या हो गया राधिका बहू, बड़ी परेशान लग रही हो? देखिए ना ससुर जी, हमारी नई नई शादी हुई है और अरुण आज सुबह ही विदेश निकल गए। मैंने कितने सपने देखे थे। यही ना कि तू अरुण के साथ हनीमून पर जाएगी, पूरी दुनिया घूमेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। यही सोच रही है ना तू? ससुर जी, मैं आपसे इस तरह की बातें नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ, सासू माँ से इस बारे में बात करती हूँ। इतना शर्माने वाली बात नहीं है राधिका, हम लोग मॉडर्न हैं। अगर तुझे पूरी दुनिया घूमनी है तो मैं तुझे घुमा देता हूँ। अगर तू बोल तो हम दोनों की कल की टिकट करा लेता हूँ। ससुर जी तो थोड़ा ठरकी लगते हैं, मैं जाकर सासू माँ से बात करती हूँ। अरे नहीं नहीं ससुर जी, मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर राधिका अपनी सास के कमरे में चली गई। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ, मुझे पता है तुझे क्या बातें करनी है। यही ना कि अरुण शादी होते ही बाहर चला गया। अरे हम लोग भी इसी वजह से परेशान रहते हैं। सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा। अरुण के बारे में तो मुझे आपसे बात करनी थी, लेकिन आप ससुर जी को कुछ समझाती क्यों नहीं? मुझे लगता है ससुर जी ठरकी हो गए हैं। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? ऐसा बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आई? सासू माँ, मुझे उनके बारे में बात करते हुए बहुत शर्म आ रही है, पर मैं क्या करूँ? जब मैंने उनसे अरुण की शिकायत की तो ससुर जी ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो हनीमून, मैं तुझे दुनिया घुमाऊंगा। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुझे घूमने के लिए तो बोल रहे थे, कौन सा तेरे साथ शादी करने के लिए उन्होंने कह दिया? ये सुनकर राधिका को एक और सदमा लग गया। तभी उसकी ननद उसके पास आ गई। अरे ननद जी, दिन भर कहाँ थी तुम? कहीं नहीं भाभी, बस चौराहे पर खड़ी थी। मैं सोच रही थी कोई बॉयफ्रेंड पटा लूं, पर कोई पटा ही नहीं। कैसी बातें कर रही है तू? कैसे सवाल पूछ रही हो आप? चलिए हम दोनों मिलकर जल्दी से खाना बना लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे ससुराल वालों को आखिर हो क्या गया है? सबके सब ठरकी हैं। बहू, तुझे पता है कि अरुण नहीं है, इस वजह से तुझे अकेलापन महसूस हो रहा है। तू चल मेरे कमरे में। ये सुनकर राधिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बहू, तेरी आंखें क्यों बड़ी हो गई भाई? अरे मेरे कहने का मतलब था कि मेरे कमरे में चल, वहां पर तेरी सासू माँ और मेरी बेटी है, हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे, तेरा मन बहल जाएगा। अरे नहीं ससुर जी, यहाँ पर रात है, अमेरिका में दिन हो रहा होगा। अरुण का फोन आने वाला होगा तो मैं उनसे बात करूंगी। मुझे अकेले रहने दीजिए प्लीज। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। और हाँ, अगर तुझे कहीं घूमने का मन हो तो बता देना, मैं टिकट करा लूंगा। अच्छी तरह सोच लेना। इतना कहकर उसका ससुर चला गया। राधिका ने उसी वक्त अपने भाई विजय को फोन करके अपने ससुराल बुला लिया। अगली सुबह ही उसका भाई पहुंच गया। राधिका, तुमने अचानक मुझे क्यों बुला लिया? कोई प्रॉब्लम है क्या? अपने भैया को तो अपने ससुराल वालों के ठरकपन के बारे में बता नहीं सकती। किसी बहाने में कुछ दिनों तक अपने भाई को यहीं रोक लेती हूँ। क्या सोचने लगी बहन? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरुण जीजा ने कुछ कहा क्या? अरे वो कहाँ कुछ कहते हैं, इसी बात की तो टेंशन है कि वो कुछ कहते नहीं। शादी के दूसरे दिन वो फॉरेन ट्रिप पर निकल गए, तब से हमारी बात ही नहीं हो पा रही। पता नहीं उन्होंने शादी क्यों की थी। मैं बोर हो रही थी इसलिए आपको बुला लिया। तभी वहाँ पर राधिका की सास और ननद आ गए। अरे विजय, तुम कब आए? बड़े हॉट लग रहे हो। सच में माँ, विजय जी तो बड़े हॉट लग रहे हैं। चलिए हमारे कमरे में चलते हैं, हम तीनों मिलकर खूब बातें करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। दोनों उसे पकड़कर अपने कमरे में लेकर चले गए और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन राधिका खिड़की से सब कुछ देखती रही। अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मेरे ससुराल का हर एक सदस्य ठरकी है। पता नहीं ये लोग भैया के साथ क्या करने वाले हैं। विजय जी, आप कौन सा परफ्यूम यूज करते हैं? बहुत मस्त खुशबू आ रही है। कोई भी लड़की आप पर फिदा हो जाएगी। बेटा, तुझे चौराहे पर नहीं जाना। याद रहे, जो बाबा जी ने कहा है वो हमें करना ही पड़ेगा। अगर हम जरा सा भी चूक गए तो पूरी जिंदगी हम ऐसे ही रहेंगे। मैं विजय जी से बात करती हूँ, तू जा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं जाती हूँ चौराहे पर, तब तक आप इनसे बातें करो, मैं शाम तक आ जाऊंगी। राधिका तुरंत वहाँ से हटकर अपने कमरे में चली गई। अभी तक तो मुझे लगा था कि मेरे ससुराल वाली ठरकी हैं, पर अब मुझे लगने लगा कि ये सब के सब पागल है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पागल खाने में कर दी है। विजय, मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारे जैसा मेरा कोई बॉयफ्रेंड हो, इसीलिए मैंने इस उम्र में भी अपना फिगर मेंटेन रखा है। अब क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप मेरी बहन की सास हो। मैं जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर घर की डोरबेल बजी। राधिका ने भागकर दरवाजा खोला तो बाहर उसका पति अरुण था। आ गए आप? कहीं आप भी तो बाहर दूसरी लड़की के चक्कर में नहीं पड़े थे? राधिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने आज तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं की, और तुम दूसरी लड़की के साथ चक्कर चलाने की बात कर रही हो। अरे मैंने गुस्से में बोल दिया। चलिए अंदर चलिए, आराम कर लीजिए।
आपको कल फिर कहीं जाना होगा। अरे नहीं राधिका, अब मैं इसी शहर में रहकर काम करूंगा। यहाँ तक कि कंपनी को मेरा काम इतना पसंद आया कि अब मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। आज से मेरा सारा वक्त तुम्हारा। अभी तक मैंने अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, लेकिन आज के बाद से मैं अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को और तुम्हें दूंगा। ये तो चमत्कार हो गया। मुझे समझ नहीं आता कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। तभी वहाँ पर राधिका की सास, उसका ससुर और ननद सब आ गए। बहू, ये सचमुच चमत्कार ही है। बचपन में ही हमने इसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। कॉलेज की पढ़ाई भी इसने लंदन में रहकर की है, और जब से इसे नौकरी मिली है तब से कभी इस देश में रहता है तो कभी उस देश में। घर में तो कभी रहता ही नहीं। अपने काम पर इसका फोकस बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इसने कभी हमें वक्त दिया ही नहीं। यही सोचकर हमने अरुण की शादी कर दी। हमें लगा कम से कम अपनी बीवी को टाइम देने के बहाने ये घर में थोड़ा वक्त तो गुजारेगा, लेकिन शादी होने के बाद भी विदेश चला गया। हम सब बहुत परेशान हो गए थे। फिर हमें बाबा अघोरीदास जी के बारे में पता चला। वैसे तो हम अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते, पर अपने बेटे के लिए हम उनसे मिलने गए। फिर उन्होंने हमें एक ऐसा टोटका बताया जिसे हम करना नहीं चाहते थे, फिर भी हमें करना पड़ा। कैसा टोटका सासू माँ? तभी वहाँ पर बाबा अघोरीदास आ गए। मुझे जैसे ही पता चला कि मेरा बताया हुआ टोटका काम कर गया, वैसे ही मैं यहाँ चला आया। बाबा, ये टोटका थोड़ा अजीब था, लेकिन सच में काम कर गया। मेरे बेटे को अब वर्क फ्रॉम होम मिल गया है, यानी घर से बैठकर ही वो काम कर सकता है। और अब मेरे बेटे का मूड भी पूरी तरीके से बदल गया है। अरुण अब सारा वक्त अपने परिवार को देने के लिए मान गया है। हाँ बाबा, पर ऐसा कौन सा टोटका था जिससे मेरा मूड ही बदल गया? मैं बताती हूँ। बहू, कुछ दिनों से तुझे इस घर में बहुत अजीब लग रहा होगा, है ना? तुझे लग रहा होगा कि तेरे ससुर जी ठरकी बन गए हैं, मैं ठरकी बन गई हूँ, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी ठरकी बन गई है। ये सब कुछ उस टोटके का ही पार्ट था। बाबा जी ने कहा था कि अपनी बहू के सामने ठरकपन दिखाना। कुछ दिनों तक कोई भी लड़का दिखे उसके सामने ठरकी बन जाना, और कुछ ही दिनों बाद तेरे बेटे का मूड बदल जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। ये थोड़ा पागलपन जैसा लगा, लेकिन अपने बेटे के लिए हमने ये करना मुनासिब समझा। हाँ बहू, तू तो मेरी बेटी जैसी है, पर इस टोटके की वजह से मुझे तेरे सामने ऐसी ऐसी बातें बोलनी पड़ी जिससे तू मुझे ठरकी समझ ले। यहाँ तक कि तेरी माँ ने तेरे भाई के साथ भी ठरकपन दिखाई। मेरी बेटी तो अपने भाई का टाइम पाने के लिए इतना पागल हो गई थी कि वो ठरकपन दिखाने के लिए चौराहों पर जाकर खड़ी होती और लड़कों को छेड़ने लगती। लड़के मेरी बेटी को देखकर उससे दूर भागने लगे। लेकिन कुछ भी कहो, ये टोटका काम कर गया। हम सबको माफ कर देना बहू। अगले दिन अरुण राधिका के साथ हनीमून पर चला गया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जैसे ही कलकत्ता एक्सप्रेस श्यामपुर में रुकी, एक लड़की जिसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, वो ट्रेन की जनरल बोगी की भीड़ की परवाह किए बिना ट्रेन में भागते हुए प्रवेश कर जाती है। अंदर इतनी भीड़ थी कि ऐसा लग रहा था कि वो कोई शरणार्थी कैंप हो। ट्रेन में तिल रहने की भी जगह नहीं थी। उस लड़की ने इधर उधर देखा और फिर ट्रेन के शौचालय में जा घुसी और उसने शौचालय का दरवाजा बंद कर लिया। बस यहाँ से निकल जाऊँ, मैं किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। वो बहुत ही छोटा स्टेशन था, इसलिए ट्रेन वहाँ 1 मिनट के लिए ही रुकी। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। जैसे जैसे ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ रही थी, वो लड़की जिसका नाम चंदा था, उसकी सांसों की रफ्तार भी धीमी हो रही थी और वो मन ही मन एक उत्सव मना रही थी। उत्सव आजादी का, उत्सव स्वतंत्रता का। मैं मुक्त हो गई मैं उस नरक से। चंदा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करती थी। कभी वो मकान का काम करती तो कभी पुल का, तो कभी सुरंग बनाने का। चंदा की माँ अक्सर बीमार भी रहा करती, इसलिए उनके घर का चूल्हा कभी जलता तो कभी नहीं जलता। बहुत ही मुश्किल से उसकी कमाई से घर का गुजारा चलता था। जब चंदा 10 साल की हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं भी तुम्हारे साथ काम करने जाना चाहती हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, इससे तेरी दवाई भी आ सकेगी और 2 टाइम की रोटी भी। माँ के लाख मना करने के बावजूद वो काम पर जाने लगी। जल्द ही चंदा अपने काम में एक्सपर्ट हो गई। सुरंग बनाने का काम उसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें ज्यादा दिहाड़ी मिलती थी। हालांकि उसमें खतरा भी होता था। बहरहाल समय अपनी गति से बीत रहा था। चंदा अब 18 साल की हो गई थी और जैसा कि होता है, बेटी की बढ़ती उम्र माँ बाप के लिए एक नई जिम्मेदारी को जन्म देती है। चंदा की माँ यशोदा उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी, क्योंकि उसका स्वास्थ्य अब बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता था। अब तो वो सारा समय घर पर ही रहती। ये ले माँ, दवा पी ले। दवा नहीं पिएगी तो ठीक कैसे होगी? दवा तो सालों से खा रही हो बेटी। अब मैं ठीक होने से रही। बस अब यही चाहती हूँ कि आंखें मूंदने के पहले तेरी शादी देख लूं। लेकिन गरीब बेटी की शादी करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में सुई ढूंढना।
फिर भी यशोदा चंदा की शादी की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ती थी। इसी क्रम में एक दिन चंदा की दूर की बुआ यशोदा के घर आई और अरे पहले सांस तो लेने दे, फिर बताती हूँ सारी बातें विस्तार से। असल में चंदा की बुआ चंदा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई थी। यशोदा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी चंदा की किस्मत इतनी अच्छी है। अरे यशोदा, कितनी बार कहूँ तुझे, मैंने दिखा दी है चंदा की फोटो उन्हें। चंदा उन्हें बहुत पसंद है। और लेन देन फिर वही बात। अरे कहा ना वे लोग अच्छे खाते पीते घर के हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में चंदा को विदा कर दे। जब जिंदगी में सिर्फ दर्द ही दर्द भरा हो, चारों ओर दुखी दुख हो, तो उस समय अगर अच्छी खबर भी मिले तो इंसान उस खबर को शक की नजर से देखता है। यशोदा का भी वही हाल था। उसे उस दिन तक चंदा की शादी की बात पर यकीन नहीं हुआ जिस दिन तक उसके द्वार पर बारात नहीं आ गई। बेटी, हम दोनों ने जीवन में बहुत ही तकलीफें देखी है। ईश्वर करे तुम्हारे अपने घर में तुम्हें सारी खुशी मिले, इतनी खुशी मिले कि तुम अब तक की सारी तकलीफें भूल जाओ। अपनी माँ से ढेर सारा आशीर्वाद लेकर चंदा अपने पति मोहन के घर श्यामपुर आ गई। मोहन के पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था। मोहन की माँ शीला देवी बहुत ही कड़क मिजाज औरत थी। जैसे ही चंदा ने इस घर में प्रवेश किया तो उसने साफ साफ चंदा से कह दिया कि चंदा, ये जो घर है ना, यहाँ के कोने कोने में मेरी हुकूमत चलती है। मेरी मर्जी के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। और घर ही नहीं, पूरे श्यामपुर में शीला देवी यानी मेरा राज चलता है। इसलिए कभी भी भूल से भी अपनी मर्जी यहाँ चलाने की कोशिश मत करना। जो चीजें यहाँ होंगी उसे आंख मूंद कर स्वीकार कर लेना, और अगर स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। अपनी सास की बातों को सुनकर चंदा का सिर घूमने लगा। उसे अपनी सास, जो कुछ दिनों पहले दुनिया की सबसे भली औरत लगती थी, वो एकदम से विलन की तरह लगने लगी थी। शादी के पहले जब शीला देवी चंदा को देखने उसके घर गई थी और चंदा ने उसके पांव छुए थे तो अरे रे रे रे, तुम मेरे पाँव मत छुओ बेटी। देखो, तुम उस घर में विवाह करके जा रही हो जहाँ बहू को बेटी की तरह रखा जाता है। चंदा बेटी, बस एक ही बात तुमसे कहना चाहूंगी कि अगर शादी के बाद तुम्हें उस घर में जरा सी भी दिक्कत हो तो सबसे पहले मुझे बताना, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सबसे ज्यादा होगी। जरूर बताऊंगी माँ जी। और हाँ, ये लो 2 लाख रुपए हैं, इसे तुम रख लो। शादी ब्याह में बहुत पैसे खर्च होंगे ना, इन पैसों से तुम्हें जो भी लेना हो ले लेना। महंगी साड़ी, गहने, जो भी लेना हो। अगर पैसे कम पड़े तो मैं और भिजवा दूंगी। यशोदा की तरह चंदा को भी अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई तो यही थी कि उसकी शादी श्यामपुर के सबसे अमीर घर में हो रही थी। लेकिन चंदा को ये पता नहीं था कि जिस किस्मत पर वो रश कर रही है, उसकी उसी किस्मत ने अपने नुकीले नाखून निकाल रखे हैं, जो आगे चलकर उसकी जिंदगी को नोच नोच कर उसके शरीर से लेकर आत्मा तक को दर्द देने वाले हैं। शादी के 1 सप्ताह बाद की बात है। मोहन शहर गया हुआ था और उस दिन शीला देवी ने चंदा को ऐसी बात कही जिसे सुनकर उसकी रूह कांप गई। ये क्या कह रही हैं आप? मैं कोई बात दोहराती नहीं। मैं ये नहीं कर सकती। अरे कैसी माँ है आप जो अपने बेटे की पत्नी को किसी दूसरे के साथ सोने के लिए बोल रही हैं? चंदा, जो बोल रही हूँ वो करो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास। अरे अजीब जिद्दी हैं आप, या दिमाग खराब है आप? मैं कोई बाजारू औरत हूँ जो आप मुझे इस तरह से किसी गैर मर्द के साथ सोने के लिए कह रही हैं? चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। और आने दीजिए आपके बेटे मोहन को, मैं उन्हें पूरी बात बताती हूँ। चंदा की इस बात पर शीला जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए ही उसने एक जोरदार चाटा चंदा की गाल पर मारा। सुन, मोहन मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा प्यादा है, प्यादा। और उस प्यादे के कारण ही तो मैं ये दुनिया सालों से चला रही हूँ। शीला देवी एक बदमाश औरत थी। श्यामपुर में उसका काफी दबदबा था। वो लड़कियों का व्यापार किया करती थी, लेकिन उसके व्यापार का तरीका बहुत ही अलग था। उसका प्यादा मोहन पहले लड़की से शादी करता और फिर उसे यहाँ ले आता, और उसके बाद शुरू होता उस लड़की के शोषण का सिलसिला। अब तक सैकड़ों लड़कियों का जीवन शीला देवी ने नरक की तरह बना दिया था, और जिसने भी इस नरक से निकलने की कोशिश की, राजवंश, सोहन, तुम लोगों के रहते हुए इस लड़की ने भागने की हिम्मत की, इसे भी वही सजा दो जो अब तक हमसे गद्दारी करने वाले को दी गई है। शीला के ऑर्डर पर उस लड़की के शरीर में पत्थर बांधकर उसे कुएं में डाल दिया जाता था। डूबने से उसकी मौत हो जाती है। शीला ने इस तरीके से कई लड़कियों को अपने गुंडों की मदद से ठिकाने लगाया था। चंदा उनके लिए नया शिकार थी। उसका भी शोषण शुरू हो गया। पत्नी के रूप में यहाँ आई चंदा पांचाली बन गई थी। वो हर दिन घुट रही थी, हर दिन मर रही थी, लेकिन शांति से सब सह रही थी। लेकिन एक दिन उसकी भी बर्दाश्त की सीमा टूट गई और वो वहाँ से भाग निकली। और इसका पता तब लगा जब एक ग्राहक चंदा के कमरे में गया। अरे शीला देवी, तुमने पैसे तो पूरे ले लिए, लेकिन वो चंदा कहाँ है? चंदा अपने कमरे में है। और कहाँ है? वो अपने कमरे में नहीं है।
ये सुनकर चंदा देवी के कान खड़े हो गए। वो भागकर चंदा के कमरे में गई तो वो नदारत थी। अरे मुफ्त खोरो, कहाँ मर गए तुम सब के सब? वो चंदा भाग गई। चंदा भाग गई? लेकिन कैसे? उस गुंडे की बात सुनकर चंदा देवी ने एक जोरदार तमाचा उसे मारा और कहा, 1 घंटे के अंदर अगर वो लड़की मेरी आंखों के सामने नहीं आई तो तुझे ऊपर भेज दूंगी। चंदा की तलाश शुरू हो गई, लेकिन चंदा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। चंदा पूरे 3 साल उन राक्षसों के पास रही और इन 3 सालों में उसने सबकी नजर से बचाकर अपने कमरे से होकर बाहर निकलने के लिए एक सुरंग बनाया और उसने इस काम को इतनी सफाई से किया कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। और जब शीला देवी और उसके गुंडों को उस सुरंग का पता लगा तो अरे बाप रे बाप, वो लड़की तो बहुत ही शातिर निकली। हमें लगता था वो बहुत शरीफ है, लेकिन उसने तो। शीला देवी बहुत टेंशन में थी। उसे अब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए नई लड़की चाहिए थी। दूसरा, उसे इस बात का भी डर था कि कहीं चंदा पुलिस को उसका राज न बता दे। लेकिन उधर चंदा ने शीला देवी के पूरे गिरोह को खत्म करने के लिए अलग ही प्लानिंग की थी। उसने वहाँ से भागने के पहले रसोई घर जाकर रसोई घर के गैस की पाइप को काट दिया था, जिससे गैस धीरे धीरे करके निकल रही थी। और इस रोज जब शीला देवी के कहने पर उनका रसोईया खाना बनाने गया और उसने गैस ऑन किया तो एक भयानक विस्फोट हो गया। शीला देवी के मकान सहित उसकी पूरी गंदी दुनिया उसमें जलकर खाक हो गई।